हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब खैरियत से हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 27 मई 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2026 प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एंड साथ ही साथ यूपीएससी 2025 का जो मेंस होने वाला है उसके लिए एंड जितने भी दूसरे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, जैसे रेलवे का आपका अपकमिंग अभी एग्जामिनेशन है, एनटीपीसी का हो गया या फिर ईपीएफओ का नोटिफिकेशन आने वाला है और इस तरीके के जितने भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उन सब के लिए 27 मई 2025 के द हिंदू में क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चंस किस तरह फ्रेम किए जाते हैं, एमसीक्यूज कैसे बनाए जा सकते हैं, क्या क्या यहाँ से पूछा जा सकता है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी कुछ है सीखने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जानने के लिए। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू 27 मई 2025 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम शुरू करते हैं। पहला समाचार ये रहा, देखते हैं सर। तो पहले समाचार में हमको भारत फोरकास्ट सिस्टम के बारे में बात करनी है। समाचार ये है कि जो हमारा मौसम विभाग है, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलते हैं, उन्होंने एक नया वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम अडॉप्ट किया है जिसका नाम है भारत फोरकास्ट सिस्टम, शॉर्ट में इसको बीएफएस बोला गया है। भारत फोरकास्ट सिस्टम की खासियत यह है कि इसकी मदद से आईएमडी वाले अब ज़्यादा एक्यूरेट किस्म के प्रिडिक्शंस, खासतौर पर अगर रेन फोरकास्ट की अगर हम लोग बात करें तो वो कर सकते हैं पंचायत के लेवल तक। पंचायत का जो लेवल रहता है, पूरा आपका जो एरिया है उसको कई सारे हम लोग लेवल्स में डिवाइड करते हैं, ब्लॉक लेवल, पंचायत लेवल, जिला लेवल, इस तरीके से। तो पंचायत के लेवल तक पर आपका जो है वेदर प्रेडिक्शन, रेन के फोरकास्ट अगर आपको करने हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा बेहतर तरीके से भारत फोरकास्ट सिस्टम की मदद से इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अब कर पाएगा। इस पूरे सिस्टम की खासियत यह है कि ये इंडिजिनसली डेवलप किया गया है। ये पूरा जो वेदर फोरकास्टिंग का सिस्टम है ये भारत में ही डेवलप किया गया है और उसको भारत में ही जो है इंप्रूव किया गया है, इसकी एफिशिएंसी और एफिकेसी को बढ़ाया गया। खास तौर पे जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के प्रिडिक्शन होता है, यानी कि 3 से 7 दिनों के बीच के जो प्रिडिक्शंस होता है, कई बार आपने भी सुना होगा कि आज से 2 दिन बाद मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, 4 दिनों के बाद या 5 दिनों के बाद ओले पड़ना शुरू हो जाएंगे, 1 हफ्ते बाद लू चलने लगेगी। तो इस तरीके से 3 से 7 दिनों के जो ड्यूरेशन के प्रिडिक्शंस किए जाते हैं इनको बोला जाता है शॉर्ट एंड मीडियम टर्म फोरकास्ट। तो ये जो फोरकास्ट किए जाते हैं अब ये और ज्यादा एक्यूरेट हो जाएंगे भारत फोरकास्ट सिस्टम या बीएफएस के आने की मदद से। हालांकि जो लॉन्ग रेंज के फोरकास्ट हैं, यानी कि महीने भर का प्रिडिक्शन कर दो, आज बैठ के आज से 1 महीने बाद किस तरीके का मौसम होगा, उसके जो प्रिडिक्शंस हैं उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। खास तौर पे इस सिस्टम को बनाया गया है शॉर्ट से मीडियम टर्म के जो फोरकास्ट हैं और आपका पंचायत के लेवल तक पे जो है ये सारे के सारे फोरकास्ट करने के लिए इन सबको बनाकर, इस पूरे के पूरे सिस्टम को बनाकर तैयार किया गया। The BFS developed by the Indian Institute of Tropical Meteorology has been tested since 2002 and has shown notable improvement in giving advance warning of heavy rainfall events. तो ये जो पूरा BFS है, भारत फोरकास्ट सिस्टम, इसको 2002 के आसपास से जो है टेस्ट किया जा रहा है और इसको डेवलप किसने किया था? इसको डेवलप किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, आईआईटीएम ने। अब ऐसा नहीं है कि इसको बना लिया गया था 2002 में तो तभी इसको नाम जो है भारत फोरकास्ट सिस्टम दे दिया गया था, ऐसा ये सब नहीं है। ये एक डिजाइन या प्रोटोटाइप के रूप में बनाया गया था 2002 के आसपास और उसके बाद से फिर इसको आप यूज कर रहे थे, इसकी टेस्टिंग हो रही थी लगातार। वक्त के साथ में जैसे जैसे आपके पास में और एडवांस मॉडल्स आते चले गए, कंप्यूटेशन के लिए और ज्यादा एडवांस कंप्यूटर्स आते चले गए, वैसे वैसे ये जो डिजाइन थी इसने अपने वेदर फोरकास्ट में और खास तौर पर जो रेनफॉल या हैवी रेनफॉल के इवेंट्स होते हैं उनकी एडवांस वार्निंग देने में बहुत ज्यादा नोटेबल इंप्रूवमेंट आपको दिखाना शुरू किया। एंड इसके नतीजे में अल्टीमेटली 2025 आते आते जब इनके कंप्यूटेशनल मॉडल्स अच्छे हो गए, आपके पास में बेहतर इक्विपमेंट आ गए, आपके पास में आपका जो ये जो सारा एक्सपीरियंस है 2002 से जो इसकी टेस्टिंग करते करते पूरी की पूरी जो डिजाइन इंप्रूव की गई है, इस सब के चलते आज की तारीख में हम लोग अभी कॉन्फिडेंस के साथ में इसका इस्तेमाल इतने पंचायत के लेवल तक के छोटे एरिया के लिए भी एक एक्यूरेट वेदर फोरकास्ट करने में हम लोग अब करेंगे और इस पूरी की पूरी जो रिसर्च है इसका फायदा हम लोग उठाएंगे। The improvement in the forecast is due to the IITM significantly improving existing weather forecast models as well as harnessing more powerful computing capabilities. तो वही बात जो मैंने कही कि 2002 में डिजाइन बनाया गया और जैसे जैसे इनका जो वेदर फोरकास्ट का मॉडल था इसको इंप्रूव करते चले गए, इसकी डिजाइन ठीक ठीक होती चली गई और ज्यादा पावरफुल आपके पास में कंप्यूटर्स आते गए, कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी आपकी डेवलप होती चली गई, वैसे वैसे जो है मॉडल और ज्यादा अच्छा आपका होता चला गया। For analysis, the current weather forecast model cut up the globe into gridded square of 12 kilometer side. The newer BFS model breaks it down
into 6 किलोमीटर साइट्स लीडिंग टू अ 4-fold इंप्रूवमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी तक क्या होता आ रहा है कि जितने भी आपके वेदर फोरकास्ट के सिस्टम्स हैं वो क्या करते हैं वेदर फोरकास्टिंग के लिए कि पूरे के पूरे ग्लोब को कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में या स्क्वायर्स के शेप में जो है पूरे के पूरे ग्लोब को डिवाइड करते हैं, या यूं बोलना चाहिए कि पूरे ग्लोब को एक ग्रिड के फॉर्म में डिवाइड करते हैं जिसमें छोटे छोटे स्क्वायर्स बनाए जाते हैं। अब ये जो स्क्वायर्स होते हैं इनका हर एक जो स्क्वायर है इसकी हर एक साइड की लेंथ होती है 12 किलोमीटर के आसपास। देख लीजिए मैं आपको ये मैप में दिखाता हूँ। जैसे ये मैप है, इसमें पूरा का पूरा जो ग्लोब है इसको आपने स्क्वायर की शेप में जो है डिवाइड किया हुआ है। अब ये जो हर एक स्क्वायर होता है इसकी जो लेंथ होती है वो लगभग 12 किलोमीटर के आसपास होती है। इसकी ये 12 किलोमीटर, ये 12, ये 12, ये 12 इस तरीके से। अब ये 12 किलोमीटर का जो एरिया है ये आपका एक पर्टिकुलर पार्ट हो गया। अब इसकी जो है इसके लेवल तक या इस पर्टिकुलर रीजन के लिए जो है फोरकास्टिंग वगैरह कर सकते हैं। इसी तरह से इसके लिए कर सकते हैं, इसके लिए कर सकते हैं, इस तरह से। तो आज की तारीख में जितने भी आपके वेदर फोरकास्टिंग मॉडल इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें पूरे के पूरे ग्लोब को एक ग्रिड के फॉर्म में डिवाइड किया जाता है और इस ग्रिड में जो शेप होता है वो स्क्वायर्स का होता है और हर एक स्क्वायर 12 किलोमीटर की साइड का होता है। ये जो नया बीएफएस मॉडल लेकर आया गया है इसमें एक तो स्क्वायर शेप की डिजाइन को बदला गया। डिजाइन कौन सी इस्तेमाल की जा रही है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, मगर इसमें इन्होंने जो डिजाइन है उसमें एज की लेंथ को 6 किलोमीटर कर दिया है, यानी कि 12 किलोमीटर से घटा के 6 किलोमीटर कर दिया। इसके चलते हुआ यह है कि आपका जो पूरा का पूरा वेदर प्रेडिक्शन का मॉडल है उसमें 4 गुना के करीब इंप्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिला। इसको समझना है थोड़ा सा। अभी ये स्क्वायर जो है हर एक अगर ये जो पूरा का पूरा आपका ग्रिड है इसमें हर एक स्क्वायर अगर 12 किलोमीटर लेंथ का है, हर एक स्क्वायर की जो लेंथ है वो 12 किलोमीटर है, तो इतना बड़ा जो है स्क्वायर बनके आपका तैयार हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है अगर आप इसकी लेंथ 12 से घटा के 6 कर दोगे तो आपके स्क्वायर का साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। अभी आप इतने बड़े एरिया के लिए वेदर प्रेडिक्शन कर रहे हो, इन दैट कंडीशन जो आप उससे भी छोटे एरिया के लिए जो है एक्यूरेट वेदर प्रेडिक्शन कर पाओगे, जैसे इसमें आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हालांकि मैं आप क्लियर कर दूं कि ये जो साइज है, ये जो शेप है इन्होंने इस्तेमाल किया है ग्रिड पैटर्न का, वो स्क्वायर नहीं है, वो शेप कुछ और है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट अभी बस समझाने के लिए बता रहा हूं कि 12 किलोमीटर के लेंथ के स्क्वायर को अगर आपने 6 किलोमीटर का कर दिया तो इस तरीके से जो आपको स्क्वायर्स की संख्या जो है ग्रिड के ऊपर वो बढ़ जाएगी। या फिर हम लोग यूं बोल सकते हैं कि ये एरिया जो है जिसके लिए वेदर फोरकास्ट किया जा रहा है वो और ज्यादा छोटा हो जाएगा, या यूं बोल सकते हैं कि और छोटे एरिया के लिए जो है आप एक्यूरेट वेदर प्रेडिक्शन कर पाओगे। देखो इधर यहाँ पर ये बड़ा एरिया है इतने, या फिर यूं बोलना चाहिए कि मिनिमम एरिया जिसके लिए आप वेदर प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो लगभग लगभग इतना बड़ा है, एक स्क्वायर के बराबर। यहाँ पर वो मिनिमम एरिया जिसके लिए आप वेदर प्रेडिक्शन कर रहे हो वो उसका जो एरिया है वो और ज्यादा कम हो गया। तो छोटे से छोटे एरिया के लिए जो है आपका वेदर प्रेडिक्शन इस पर्टिकुलर मॉडल की मदद से किया जा सकता है, ज्यादा बेहतर तरीके से जो है आप वेदर प्रेडिक्शन कर पाओगे। तो वही बात यहां पे लिखी है कि अभी तक जितने भी आपके वेदर फोरकास्ट के मॉडल हैं वो पूरे के पूरे अर्थ को स्क्वायर के शेप में डिवाइड करते हैं, स्क्वायर के शेप्स में पूरा का पूरा ग्रिड बनाते हैं, उसमें डिवाइड करते हैं और हर एक स्क्वायर 12 किलोमीटर साइड का होता है। बीएफएस पहला मॉडल है जिसने एक तो साइज चेंज किया, एक तो इसका स्क्वायर की जगह पे दूसरा शेप इस्तेमाल करना शुरू किया और उसका भी जो उसने लेंथ रखा है वो 6 किलोमीटर रखा है। इससे आपका जो एरिया है जिसके लिए आप वेदर, या यूं बोलना चाहिए कि जो स्मॉलेस्ट एरिया है जिसके लिए आप एक्यूरेट वेदर प्रेडिक्शन कर सकते हो वो कम हो गया है, और आपकी जो एफिशिएंसी है एक्यूरेट वेदर प्रेडिक्शन करने की वो 4 गुना बढ़ गई है आज की तारीख में जो एग्जिस्टिंग आपके वेदर फोरकास्ट के मॉडल हैं उनकी अपेक्षा। और आज की तारीख में इंडिया अकेला ऐसा देश है जो 6 किलोमीटर बाय 6 किलोमीटर के रिजोल्यूशन के लिए 6 किलोमीटर बाय 6 किलोमीटर के रिजोल्यूशन का जो है एक्यूरेट फोरकास्ट इस पर्टिकुलर मॉडल की मदद से कर सकता है, ऐसा आपने डायरेक्टर जनरल इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया इज द ओनली कंट्री दैट विल नाउ प्रोवाइड ऑपरेशनल वेदर फोरकास्ट एट 6 किलोमीटर बाय 6 किलोमीटर रिजोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना ज्यादा एरिया कम होता जाता है उतना ज्यादा आपका एक्यूरेसी बढ़ती चली जाती है, ये बात अपने को ध्यान यहाँ पे रखनी है। Until now, we have been able to give block level forecast 5 days ahead. Now we can give up to the level of panchayat or a few villages. This is useful because there can be important weather variations even within a block. IMD official said. तो अभी तक इसके पहले जो मॉडल्स इस्तेमाल हो रहे थे उससे आप ब्लॉक के लेवल तक एक्यूरेट वेदर प्रेडिक्शन कर पा रहे थे लगभग 4 से 5 दिन पहले तक, बट अब ये प्रेडिक्शन पंचायत के लेवल तक या फिर पंचायत से भी अगर कई जगहों पर अगर हम लोग नीचे जाएं तो कुछ आपके विलेजेस जो हैं उसके लेवल तक भी जो है कई जगहों पर ये वेदर प्रेडिक्शन किया जा सकता है। अब इतने एक्यूरेट या फिर इतने छोटे एरिया के लिए अगर वेदर प्रेडिक्शन किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है, ये भी एक सवाल उठेगा कि बेसिकली अगर वेदर अगर जैसे बारिश आएगी तो फिर बारिश ऐसा तो है नहीं कि किसी एक गांव को या 2 गांव को पैसा डालेगी, वो तो फिर पूरे के पूरे एरिया को कवर करेगी। तो पंचायत के लेवल तक या फिर गांव के लेवल तक जाकर आप वेदर प्रेडिक्शन 4 से 5 दिन पहले क्यों करवाना चाह रहे हैं? इसकी वजह देखिए यह है कि मानसून है या फिर कोई भी आपका सीजन है तो उसका एक जैसा यूनिफॉर्म असर पूरे देश पर नहीं देखने को मिलता। बारिश भी आएगी तो किसी जगहों पर बहुत ज्यादा पानी गिरेगा, किसी जगहों पर कंपैरेटिवली कम पानी गिरेगा। अब जिस एरिया में बहुत ज्यादा पानी गिरना है उसमें भी ऐसा नहीं कि यूनिफॉर्मली बराबर पानी गिरने वाला है, उसमें भी कुछ एक सर्टेन कन्फाइंड एरियाज होते हैं जहां पर भयंकर मूसलाधार बारिश जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो
इसलिए अगर आपको, क्योंकि वेदर में वेरिएशन जो हैं ब्लॉक के लेवल पर, पंचायत के लेवल पर, भारत जैसे देश में आपके इनफैक्ट कई जगहों पर आपके गांव के लेवल पर भी अगर काफी ज्यादा वेरिएशंस दिखाता है तो फिर इन वेरिएशंस को भी हमको कंसिडरेशन में लेना चाहिए, और इसलिए जितना हो सके उतना एक्यूरेट अपना मॉडल होना चाहिए। और ये आज की तारीख में अपना सबसे एक्यूरेट मॉडल है, सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं एडवांस किस्म का मॉडल ये निकल कर आया है। अनदर मेजर चेंज इज यूजिंग अ न्यू ग्रिड स्ट्रक्चर। तो वही बात जो मैंने कही कि अभी तक ये हो रहा था, जो ग्रिड स्ट्रक्चर आप इस्तेमाल कर रहे थे उसमें स्क्वायर के शेप का इस्तेमाल हो रहा था, अब वो ग्रिड स्ट्रक्चर जो है उसको भी चेंज किया गया। पहले क्या किया जा रहा था कि पूरे के पूरे ग्लोब को आप स्क्वायर के शेप की ग्रिड्स में डिवाइड करते थे, और हर एक जो स्क्वायर था उसका साइज इक्वल होता था, इक्वल साइज की आपने ग्रिड बना दी, पूरी ये पूरा आपका ग्लोब है, इस पे आपने इस तरीके से लाइंस वगैरह खींच के स्क्वायर के रूप में आपने पूरे ग्लोब को डिवाइड कर दिया, और हर एक जो स्क्वायर है वो बराबर बराबर एरिया का होता था। मगर अब आईएमडी वालों ने ये किया है कि इस डिजाइन को चेंज कर उन्होंने ट्रायंगुलर क्यूबिक ऑक्टाहेड्रल इस डिजाइन का इस्तेमाल जो है किया है अपने ग्रिड स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो ट्रायंगुलर शेप के जो है एरियाज इन्होंने इस्तेमाल किए। मैं आपको फोटोग्राफ दिखाता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप देखिए यहाँ पे ये जो अब मॉडल इस्तेमाल हो रहा है उसमें इन्होंने जो ग्रिड स्ट्रक्चर बनाया है उसमें इस तरीके से ट्रायंगल शेप जो है इसका इस्तेमाल किया है। इनफैक्ट 3D में अगर हम बात करें तो उसको ट्रायंगुलर क्यूबिक ऑक्टाहेड्रल बोला गया है। इस शेप का इस्तेमाल कर जो है ग्रिड बनाई गई है, और यहाँ पर ये जो ट्रायंगल का जो हर एक एज है आपका जो ये लेंथ है या हर एक जो लाइन है इसकी लेंथ है 6 किलोमीटर। तो इस तरीके से जो है एक तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो आपने इस्तेमाल किया है, जो ट्रायंगुलर शेप इस्तेमाल किया है, इससे एक तो ज्यादा ग्रिड बनी है, या फिर यूं बोलना चाहिए स्क्वायर की जगह पर आपके पास में ज्यादा जो है छोटे छोटे एरियाज निकल कर आए हैं। दूसरा ये कि इसकी मदद से रिजोल्यूशन जो है वो हायर हो गया है। खास तौर पर अगर हम लोग ट्रॉपिकल रीजन की बात करें तो पोल्स की अपेक्षा, जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे पोल्स के आसपास में आपको उतने ग्रिड देखने को नहीं मिलेंगे, मगर ट्रॉपिकल एरिया में आप देखेंगे तो आपको कंपैरेटिवली ज्यादा नंबर ऑफ ग्रिड्स देखने को मिलेंगे। अब ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि एक तो हमारा जो मॉडल है वो स्पेसिफिकली हमारे देश के लिए और प्रोमिनेंटली हमारा देश ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो है क्लाइमेट वगैरह के रीजन में आता है। दूसरा ये कि पोल्स में टेम्परेचर या फिर क्लाइमेट में उतने ज्यादा वेरिएशंस देखने को नहीं मिलते, और ज्यादातर जो आपको वेरिएशंस देखने को मिलते हैं वो आपको या ज्यादा वोलेटाइल किस्म के जो वेरिएशंस देखने को मिलते हैं वो ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलते हैं। इसलिए यहां पर एक्यूरेसी ज्यादा जरूरी है, और इस एक्यूरेसी के लिए इन्होंने ये नया मॉडल बनाया है, नया डिजाइन इस्तेमाल किया जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ ग्रिड्स हैं, जिनका एरिया भी छोटा है, और ये ज्यादा नंबर ऑफ ग्रिड्स आपको ज्यादा एक्यूरेट किस्म का प्रेडिक्शन जो है देते हैं ट्रॉपिकल एरियाज में, जो हमारा मेन एरिया ऑफ कंसर्न है। एंड सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये पूरा का पूरा जो रीजन है ट्रॉपिकल जोन की अगर हम बात करें तो ये कंपैरेटिवली ज्यादा वोलेटाइल है आपके उन चेंजेस को लेकर, जिन चेंजेस के कारण जो है सारे फोरकास्ट करना पड़ रहा है। पोल्स पे तो अब यही है कि टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होगा तो और माइनस में चला जाएगा, और अगर बढ़ेगा तो 0 डिग्री से बढ़ के 1 डिग्री पर आ जाएगा। ज्यादा ना वहाँ पे जनसंख्या रहती है, ना ज्यादा बहुत फर्क पड़ने वाला है। मगर ट्रॉपिकल रीजन में एक तो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन है, प्लस हमारा देश क्योंकि यहाँ पे बना हुआ है, मॉडल एक्सक्लूसिवली हमने अपने लिए बनाया है, इसलिए खासतौर पर हम लोगों ने ट्रॉपिकल रीजन जहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशंस बहुत ज्यादा वोलेटाइल हैं, प्रेडिक्शन आपको जो है खास तौर पे इसी रीजन के लिए करना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अपना डिजाइन किया। अच्छा, एक चीज और कि यहाँ पर ये आपने एक अच्छा मॉडल बना लिया, पूरा का पूरा ग्लोब आपने और छोटे छोटे क्षेत्रों में डिवाइड कर लिया, इतने भर से काम नहीं चलता। अगर ऐसा करना होता तो दूसरे लोग भी इसको कर लेते कि स्क्वायर की जगह ट्रायंगल शेप इस्तेमाल कर लो या कोई और शेप इस्तेमाल कर लो, जिससे ये ग्रिड और ज्यादा छोटी हो जाए और इसमें छोटे छोटे जो है आपको पोर्शंस देखने को मिले। इतने भर से काम नहीं चलता। ये जो डाटा आपको लगातार मिलता रहता है उसका एनालिसिस और उसकी कंप्यूटिंग भी आपको फास्ट तरीके से करना है, ज्यादा से ज्यादा तेजी से आपको जो है वो करना होगी। तो इसके लिए आज की तारीख में IIITM पुणे में और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट दिल्ली में 2 सुपर कंप्यूटर रखे हुए हैं, एक आर्का है और एक अरुणिका है। इन हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर्स की मदद से जितना भी आपके पास में डाटा जो लगातार पल पल चेंज हो रहा है, जो इकट्ठा होता है, उसकी कंप्यूटिंग और उसका एनालिसिस बहुत जल्दी और बहुत एक्यूरेसी के साथ में हो रहा है। इस कंप्यूटिंग और इस एनालिसिस के चलते जो काफी एक्यूरेसी से हो रहा है, आप ज्यादा बेहतर किस्म से ज्यादा बेहतर तरीके के फोरकास्ट कर पा रहे हो, और ये सारा का सारा जो आपका कंप्यूटिंग का डाटा है उसका भी इस्तेमाल जो है भारत फोरकास्ट सिस्टम में किया जा रहा है। इसके चलते भी पूरा का पूरा सिस्टम अपना बहुत ज्यादा एक्यूरेट निकल कर आया है, और इसी के चलते ये एग्जिस्टिंग दुनिया के जितने भी आपके दूसरे वेदर फोरकास्ट सिस्टम्स हैं उनकी अपेक्षा ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देने में सक्षम है। तो ये तो अपनी पूरी न्यूज हो गई। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बनेगा वो यही है कि रिसेंटली इंडिया ने या फिर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो एक नया वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम लॉन्च किया है उसका नाम बताइए। तो अपने को याद रखना है उस सिस्टम का नाम क्या है, भारत फोरकास्ट सिस्टम।
दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ये जो भारत फोरकास्ट सिस्टम रिसेंटली इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये किस तरीके के फोरकास्ट जो है उनको देने में ज़्यादा एफिशिएंट है। तो हमको याद रखना होगा शॉर्ट एंड मीडियम टर्म फोरकास्ट जो है, जो 3 से 7 दिनों के लीड टाइम के दिए जाते हैं, यानी कि 3 से 7 दिन पहले प्रिडिक्शन जो किया जाता है, ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा एक्यूरेट प्रिडिक्शन देता है। लॉन्ग रेंज जो फोरकास्ट होते हैं, जो 1 महीना पहले से दिए जाते हैं, उसमें कोई खास फर्क नहीं आता। तो यूपीएससी में कई बार क्या होता है ना, कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट ऐसे बनाए जाएंगे कि रिसेंटली जो भारत फोरकास्ट सिस्टम है जो आईएमडी ने लॉन्च किया था, ये आपको शॉर्ट और मीडियम टर्म के फोरकास्ट और लॉन्ग रेंज फोरकास्ट दोनों में जो है ये विजिबल इंप्रूवमेंट आपको दिखा रहा है। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो हमको याद रखना है ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ शॉर्ट और मीडियम टर्म के जो फोरकास्ट हैं उनके लिए जो है ज्यादा एक्यूरेट है। लॉन्ग टर्म फोरकास्ट में इसका रिजल्ट वैसा ही निकल कर आएगा मोर और लेस, जैसा आज की तारीख में जो आपके दूसरे एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं उनका निकल कर आ रहा है। तो एक तो ये अपने को याद रखना है। इसके बाद में ये कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम बनाया गया है, इसने आपका जो ग्रिड साइज है, खास तौर पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के में अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है, उसकी कैटेगरी में पूछा गया, तो एक ये आ सकता है कि इसका जो ग्रिड साइज है वो कितना रखा गया है। तो 6 किलोमीटर रखा गया। दूसरा, अब यहीं से आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया जाएगा कि इंडिया जो है वो दूसरा, तीसरा, पांचवा, चौथा देश है जिसने अपना जो वेदर फोरकास्ट सिस्टम है उसके ग्रिड साइज को 12 किलोमीटर से कम करके 6 किलोमीटर का किया है। तो याद रखना है, ऐसा नहीं है। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने अपने वेदर फोरकास्ट सिस्टम के ग्रिड साइज को 12 किलोमीटर ग्रिड साइज जो है उसको 12 किलोमीटर से कम करके 6 किलोमीटर किया। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आपका जो ग्रिड साइज है इसको कम करने से आपकी एफिशिएंसी बढ़ी है या घटी है। तो ये भी याद रखना है कि 4 गुना इंप्रूवमेंट हुआ है आपकी एफिशिएंसी में। अब इसके साथ में भी खेल खेले जा सकते हैं कि ग्रिड साइज को 12 से 6 कर दिया है, आधा कर दिया है, तो एफिशिएंसी जो है डबल हो गई है। ऐसा नहीं है। उनका मॉडल जिस भी बेसिस पे काम करता हो, मगर ये ग्रिड साइज का एक तो आपने अभी जैसा अपने न्यूज में देखा कि हमने स्क्वायर शेप से ट्रायंगुलर शेप किया है, और दूसरा ये 12 किलोमीटर का होता था तो उसकी लेंथ को घटा के 6 कर दिया। इससे आपका जो इंप्रूवमेंट है वेदर, तो प्रोजेक्शन का एरिया कम हो गया है, ज्यादा एक्यूरेट, छोटे ज्यादा कम एरिया के लिए आप बेहतर प्रिडिक्शन कर पा रहे हो, और ये 4 गुना जो है आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई है। इस बात का भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां से बनकर तैयार होगा वही जो मैंने बताया कि इंडिया आज की तारीख में अकेला ऐसा देश है जिसके पास, जो आज की तारीख में आपको 6 किलोमीटर बाय 6 किलोमीटर के रिजोल्यूशन के साथ में फोरकास्ट वेदर के प्रोजेक्ट कर रहा है, या फिर 6 बाय 6 किलोमीटर के रिजोल्यूशन के साथ में वेदर फोरकास्टिंग कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अपने को ध्यान रखना ही रखना है। इसके अलावा कि मैक्स टू मैक्स 21 लेवल तक जो है आपका भारत फोरकास्ट सिस्टम जाकर आपको प्रेडिक्शन दे सकता है। तो पंचायत के लेवल तक और विलेज के लेवल तक जाकर जो है प्रेडिक्शन कर सकता है। कंफ्यूज करने के लिए बोल देंगे कि ब्लॉक लेवल तक जो है प्रेडिक्शन कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। एग्जिस्टिंग मॉडल जो अभी तक इस्तेमाल हो रहे थे वो भी ब्लॉक के लेवल तक जो है प्रेडिक्शन कर रहे थे। ये वाला ब्लॉक से नीचे पंचायत के लेवल और कई बार कुछ गांव के क्षेत्र, छोटे छोटे जो गांव है उस लेवल तक जो है, उतने छोटे ज्योग्राफिकल एरिया के लिए भी बेहतरीन प्रेडिक्शंस वगैरह जो है कर रहा है। एक क्वेश्चन ये कि इसने ग्रिड स्ट्रक्चर को चेंज करके किस तरीके का स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है। तो अभी तक जो स्क्वायर शेप्ड ग्रिड स्ट्रक्चर होता था उसकी जगह पे इसने ट्रायंगुलर, क्यूबिक, ऑक्टाहेड्रल शेप का इस्तेमाल किया है। इसकी खासियत क्या है? तो इसकी खासियत यह है कि पोल्स की अपेक्षा जो ट्रॉपिकल एरिया है वहां पर आपको ज्यादा जो है ग्रिड मिल जाती है देखने के लिए, ज्यादा जो है आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन जो है छोटा हो जाता है, एंड पोल्स की अपेक्षा इस एरिया में जितने भी आपके वेदर में चेंजेस वगैरह आ रहे हैं उसको ज्यादा बेहतर तरीके से ये प्रेडिक्ट कर सकता है, ज्यादा बेहतर तरह से पकड़ सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि पोल्स पे काम नहीं करेगा, मगर क्योंकि हमारा देश बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन में है, तो ट्रॉपिकल रीजन के को ध्यान में रखते हुए स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया, जिससे कि ट्रॉपिकल एरिया में जो भी आपके टेम्परेचर वेरिएशन है उनको बेहतर से बेहतर तरीके से जो है उसके बारे में फोरकास्टिंग वगैरह की जा सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंड लास्टली कि किन कंप्यूटर्स का या सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल इस पूरे के पूरे प्रोजेक्शन वगैरह में किया जा रहा है, तो इसका भी अपने को ध्यान रखना है कि 2 कंप्यूटर्स हैं, एक का नाम है आर्का और दूसरे का नाम है अरुणिका। इसकी मदद से, क्योंकि ये बेहतर आपका कंप्यूटिंग कर पा रहे हैं, इसके चलते आपका जो ये मॉडल है ये बेहतर रिजल्ट्स आपको दे पा रहा है। यहीं से एक और घुमा के पूछा जा सकता है कि आर्का और अरुणिका जो रिसेंटली न्यूज में है ये क्या है, उसमें कई सारी चीजें आपको दे दी जाएंगी। तो अपने को याद रखना है आर्का और अरुणिका सुपर कंप्यूटर्स या फिर कंप्यूटिंग सिस्टम्स हैं जिसकी मदद से ये सारा का सारा जो डाटा की क्रंचिंग और डाटा का फिर एनालिसिस वगैरह वेदर प्रेडिक्शंस के लिए किया जाता है। एक आपका IITM पुणे में है और एक दूसरा नेशनल सेंटर ऑफ मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग दिल्ली में। इतने कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से बनकर तैयार होते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाई यील्डिंग टॉपिक है, खासतौर पे भी जो EPFO का पेपर होने वाला है यूपीएससी में, और जो NDA का पेपर होगा, CDS का पेपर होगा, CAPF का पेपर होगा, चांसेस हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। NTPC में भी पूछा जा सकता है, SSC CGL में भी क्वेश्चंस आने की संभावना है, और भी दूसरे एग्जाम्स में जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है यहाँ से हाई चांसेस है कि क्वेश्चंस आएंगे। तो अच्छे से इस न्यूज को अपने को प्रिपेयर करना है। चलें, इससे ज्यादा इस न्यूज में और कुछ नहीं है। दैट्स इट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं सर। चलिए नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। अगला समाचार बांग्लादेश से है।
तो न्यूज़ ये है कि बांग्लादेश आर्मी के स्पोक्स पर्सन ने ये कहा है कि बांग्लादेश की आर्म फोर्सेस ऐसे किसी भी निर्णय में सहयोग नहीं करेंगी, ऐसे किसी भी निर्णय की पार्टी नहीं बनेगी जिससे उनके देश की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो खतरे में पड़ती है। ये स्टेटमेंट दिया क्यों गया है, इसका थोड़ा सा कंटेक्स्ट हम लोग समझते हैं। कुछ दिन पहले जो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट है, उस इंटरिम गवर्नमेंट ने एक बात कही थी कि वो बांग्लादेश से म्यांमार का एक हिस्सा है जिसको रखाइन प्रोविंस बोला जाता है, मैं भी आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा। तो म्यांमार के बांग्लादेश से म्यांमार के रखाइन प्रोविंस तक एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर का मतलब होता है एक ऐसा रास्ता जिसकी मदद से किसी कंफ्लिक्ट वाले इलाके में जो भी इंपॉर्टेंट या एसेंशियल चीज़ें हैं वो पहुंचाई जा सकें, जैसे कि मेडिसिन हो गई, फूड हो गई और आपके जो दवाइयाँ हो गई। इसके अलावा और भी जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं, जो किसी जगह पर अगर कंफ्लिक्ट चल रहा है तो वहाँ लोगों को उसकी ऑब्वियस सी बात है ज़रूरत पड़ती है। वो सारी चीज़ें देने के लिए अब एक सेफ पैसेज जो बनाया जाता है, जिस रास्ते से ये सारा का सारा माल सप्लाई किया जाता है इस तरीके के कंफ्लिक्ट स्ट्रक्ट एरियाज़ में, उस तरीके के रीजन्स को, उस तरीके के पाथवेज को, उस तरीके के एरियाज़ को ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बोला जाता है। तो रिसेंटली आपकी जो बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद यूनुस साहब कर रहे हैं, उन्होंने ये घोषणा करी थी कि हम लोग एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाएंगे बांग्लादेश से म्यांमार का जो रखाइन प्रोविंस है वहाँ तक। अब इसका जो है बांग्लादेश आर्मी के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने इसका काफ़ी विरोध किया था। हालांकि ये ढकी छुपी बातें थी, सब भीतर खाने चल रहा था, लोग स्पेक्यूलेशंस लगा रहे थे कि शायद विरोध किया है, नहीं किया। बट अब जब फौज के स्पोक्स पर्सन ने ऑफिशियली बोल दिया कि भैया ऐसा कोई फैसला हम नहीं लेंगे जिससे हमारे देश की सिक्योरिटी जो है खतरे में पड़ती है, तो उससे क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं इंटरिम गवर्नमेंट के साथ, या फिर यूँ बोलना चाहिए कि इंटरिम गवर्नमेंट का जो ये फैसला है उसके साथ में फौज एक पेज पर नहीं है, इनके बीच में इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट है। एंड रखाइन प्रोविंस इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं प्रोमिनेंटली इसी इलाके में रहते थे, फिर यहीं पर पूरा का पूरा विवाद शुरू हुआ। यहीं से फिर रोहिंग्या मुस्लिम्स जो है वो भागना शुरू हुए, तो फिर वो बांग्लादेश गए, इंडिया में आए और काफ़ी अलग अलग जगहों पर गए हैं। इसके चलते काफ़ी जो है दूसरे भी इश्यूज वगैरह क्रिएट हो रहे हैं, सोशल टेंशन आ रही हैं, बांग्लादेश में काफ़ी प्रॉब्लम्स वगैरह की स्थितियां जो है क्रिएट हो गई हैं। तो इस पूरे इलाके, और ये जो पूरा रखाइन प्रोविंस का इलाका है, ये कहने को म्यांमार का हिस्सा जरूर है, बट म्यांमार की सरकार की बहुत ज़्यादा यहाँ पे चलती नहीं है, यहाँ कन्फ्लिक्ट की स्थिति बनी हुई है। तो बांग्लादेश का जो आर्मी चीफ है उनका ये कहना है कि भाई अगर इस इलाके तक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाकर रसद वसद आपने पहुंचाना शुरू कर दी तो बेसिकली होगा ये कि इस पूरे इलाके से फिर इस पूरे ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर का इस्तेमाल कर काफ़ी ऐसे अनवांटेड एलिमेंट्स भी जो है बांग्लादेश में आ सकते हैं, जिससे उनके देश की सिक्योरिटी जो है खतरे में पड़ सकती है। इसलिए इस मैटर के ऊपर किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अब ये न्यूज़ मैं आप लोगों से इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि यहाँ से एक बात क्लियर समझ में आ गई है कि आपकी जो फौज है बांग्लादेश की और वहाँ की जो ये इंटरिम गवर्नमेंट है, जिसको शॉर्ट में आईटी लिखा हुआ है, इनके बीच में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं कहा जा सकता है। इतना क्लियर अगर किसी पर्टिकुलर डिसीजन के खिलाफ में अगर आपका आर्मी चीफ जो है खुलकर आ जाए तो एक इंडिकेशन एकदम से ऐसा नहीं होता। ये बातें देखिए आपका आपस में मिलकर भी निपटाई जा सकती थी, बट मीडिया के द्वारा अगर इस तरीके की बातें कहलवाई जा रही हैं, इसका मतलब और भी मैटर्स हुए होंगे, और भी चीज़ें रही होंगी, और भी डिसएग्रीमेंट्स रहे होंगे, और सब कुछ जो है फौज के बीच में और इंटरिम गवर्नमेंट के बीच में ठीक नहीं है। दैट्स एन इंडिकेशन कि आगे चलकर जो पिछले साल 2024 में वहाँ पे जिस तरीके की उथल पुथल हमको देखने को मिली थी, हो सकता है कि शायद उस तरीके की इंस्टेबिलिटीज फिर से आने वाले वक्त में देखने को मिल जाए। ये एक इंडिकेशन। चलें, अब ये जो पूरा का पूरा आपका ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बात है, इसको देख लेते हैं। ये बांग्लादेश है, इसको हम लोग वन बोल देते हैं। ये म्यांमार है, इस तरफ चाइना है, ये हमारा देश भारत है। तो बांग्लादेश का जो ये हिस्सा पड़ता है इसको बोला जाता है कॉक्स बाजार। ये जो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, अच्छे से आपको दिखेगा। बांग्लादेश का ये जो हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है, ये जो पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है, इसे बोला जाता है कॉक्स बाजार। अब कॉक्स बाजार से लगा हुआ जो ये रेड कलर का रीजन आपको देखने को मिल रहा है म्यांमार का, ये कहलाता है रखाइन स्टेट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एरिया कहने के लिए तो म्यांमार का पार्ट है, मगर म्यांमार का पूरी तरह से इस पर कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे एक रखाइन आर्मी बनी हुई है और 10 तरीके के और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, आपस में इनके लड़ाई झगड़े जो चल रहे हैं। रोहिंग्याज जो है यहीं से फ्ली करके फिर बांग्लादेश भागे थे, बांग्लादेश से फिर इंडिया आए थे, काफी सारे इशूज जो है क्रिएट हुए थे। तो यूनुस का प्लान बेसिकली ये है कि यहाँ से अपन जो है जो भी रसद वसद का सामान है, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खोलते हैं और इस पूरे इलाके में अपन ये रसद वसद का सामान पहुंचाएंगे। इनके जो आर्मी चीफ हैं जमन साहब, उनका कहना यह है कि अपन अगर इस रास्ते से इस तरफ जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स वगैरह और इस तरीके के लोग जो हम नहीं चाहते हमारे देश में है, वो भी इस ह्यूमैनिटेरियन रास्ते के इस्तेमाल करके यहाँ से हमारे देश में घुसेंगे और कहीं ना कहीं इंडिया में भी आ सकते हैं और भी जगहों पर जो है जा सकते हैं। तो इसलिए वो इसका कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं। वो आदमी अपनी जगह पर सही कह रहा है। पॉइंट यह है कि अपने को यहाँ से एक बात समझ में आ जाती है कि रखाइन स्टेट कहाँ पर लगता है। ये कॉक्स बाजार जो है उसके साथ में इनकी बॉर्डर लगती है बांग्लादेश से, और इस पूरे इलाके में ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है। The army will not compromise on issues related
connected to corridor, national security and national sovereignty. After 5th of August 2024, the army has coordinated with everyone for the sake of the country. तो अपने स्टेटमेंट में आगे इन्होंने फिर ये भी कहा कि फौज जो है उनकी जो आर्मी है वो किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी ये जो पूरा का पूरा इशू क्रिएट हुआ है कॉरिडोर का इसके ऊपर, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल सोवरेनिटी जो है सीधे सीधे खतरे में पड़ जाती है। आगे फिर वो इंडिकेशन देते हैं कि भाई 5 अगस्त 2024 में को जो भी हुआ, तख्ता पलट हो गया, शेख हसीना देश छोड़कर चली गई, उसके बाद से फौज ने जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबके साथ में कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करी है, चाहे फौज उनको पसंद करती हो या ना करती हो। मगर उसके बाद में भी अब अगर आप इस तरीके के फैसले लेने लगोगे, इस तरीके के और खासतौर पे जो इंटरिम गवर्नमेंट है, अगर इस तरीके के फैसले लेने लगेंगी जो बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रूशियल है, और आर्मी को उसमें इंक्लूड भी नहीं करेंगी, तो कहीं ना कहीं ये चीज ठीक नहीं है। एंड ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो आर्मी चीफ है इनके जनरल वकरुज्जमान, इन्होंने एक आपकी आर्मी कमांडर्स की मीटिंग होती है, उसमें ये डिमांड भी जो है इंटरिम गवर्नमेंट से उठाई थी कि भैया ये साल का जो दिसंबर है या 2025 के दिसंबर तक आप इलेक्शंस करा के खत्म करो और इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसको समाप्त करो, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को आप लेकर आओ इलेक्शंस की मदद से और उनको फिर जो है पावर आप ट्रांसफर कर दो तो बेहतर रहेगा। अब वो स्टेटमेंट और ये जो पूरा का पूरा आपने डिमांड करी थी यूनिस की इंटरिम गवर्नमेंट से कि इलेक्शंस कराओ, उसके बाद में फिर वहां पर जो भी बातें हुई होंगी, जो भी इश्यूज वगैरह क्रिएट होंगे, उसके बाद ये यूनिस गवर्नमेंट ने बिना आर्मी चीफ से पूछे ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर का पूरा मुद्दा उठा दिया रखाइन स्टेट में ले जाने के लिए। अब उसके अगेंस्ट में यहाँ पर इन्होंने ये बात बोल दी कि हम सबका साथ दे रहे हैं, मगर सारे स्टेक होल्डर्स को बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर हम ये इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो उससे कहीं ना कहीं एक और इंडिकेशन हमको मिलता है कि ऑल इज नॉट वेल, सब कुछ जो है वो ठीक नहीं चल रहा। एंड कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेशन दिखा रहा है कि एक पावर स्ट्रगल जो है फौज के और इंटरिम गवर्नमेंट के बीच में शायद शुरू हो सकती है आने वाले वक्त में। हो सकता है आपके जो मोहम्मद यूनुस साहब हैं और जनरल जमन साहब हैं, इनके बीच में भी जो है एक कंफ्लिक्ट की स्थिति हमको देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि इनका कहना यह है इंटरिम गवर्नमेंट एक तो क्रूशियल डिसीजन ले रही है और हमसे पूछ तक नहीं रही है। ये कॉरिडोर वॉरिडोर बनाने की बात मतलब ये इनके दिमाग में आ गई, चलो आगे एक बार बात कर लेते हैं, आके हमसे पूछा तक नहीं, अनाउंसमेंट वगैरह कर दिए तो, और देश की सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए ये सारी चीजें जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। अब इसके काउंटर में जो आपके जो ये जो सारा का सारा इशू वगैरह चल रहा है, इस पे आर्मी का जो स्टेटमेंट आया है, इसके पीछे और भी कुछ बैकग्राउंड है, थोड़ा सा उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। 21 मई को बांग्लादेश के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे इंटरिम गवर्नमेंट के, खलीलुर रहमान, उन्होंने ये बोला कि हमारी जो सरकार है, जिन्होंने ये आपका इंटरिम गवर्नमेंट ने जो ये ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने की बात कही है, ये इसलिए नहीं कही कि हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स या फिर चाइना से किसी तरीके के दबाव में है और उन्होंने हमसे बोला है कि तुम ये कॉरिडोर बनाओ तो हम ये बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम बेसिकली हमने यूनाइटेड नेशंस के साथ में जो है डिस्कस किया था, या यूनाइटेड नेशंस जो है उनके साथ में बांग्लादेश की बातचीत हुई थी, और उसके बाद में हमने यूनाइटेड नेशंस के थ्रू ही जो है बांग्लादेश में जो आपका जो रखाइन प्रोविंस है वहां तक फिर हम लोगों ने यूनाइटेड नेशंस के थ्रू ही जो है ये बात पहुंचाई थी कि हम लोग ये एड लेकर आना चाहते हैं, एक तो हमको आने दो, दूसरा हम अगर एड लेकर आएंगे तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन इंपार्शियल करना और मिलिट्री पर्पस वगैरह के लिए मत करना। उन्होंने हामी भर दी होगी, इसलिए हम लोग जो है इस मुद्दे के ऊपर सोच रहे हैं। तो ये जो परसेप्शन कहीं ना कहीं बन रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना जो है बांग्लादेश उनके हाथों में खेल रहा है या फिर उनकी कठपुतली बन गया है, वो चीज ठीक नहीं है। इस तरीके का स्टेटमेंट भी जो है इनके द्वारा दिया गया था। यहाँ से एक और इंडिकेशन जो हमको मिलता है वो यह है कि कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना का कुछ ना कुछ तो जो है रोल आपको देखने को मिलता है। अब कितना वो डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो एक अलग चीज है, मगर एक इंपॉर्टेंट बात जो निकल कर आती है कि 5 अगस्त 2024 को जो कुछ भी हुआ था उसमें अमेरिका और चाइना के हाथ पूरी तरह से पाक साफ नहीं कहे जा सकते। दोनों देश या तो शामिल थे या दोनों में से कम एक देश जो है वो शामिल था। इस तरीके के जो स्पेकुलेशंस लगाए जाते हैं कहीं ना कहीं उनको यहाँ से बल मिलता है। फिर वही बात कि आप एकदम खुलकर तो कुछ कह नहीं सकते इसके ऊपर, बट ये सारी इंडिकेशंस कि इन देशों के नाम आना, फिर इंटरिम गवर्नमेंट के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का एम्फेसिस करके बोलना कि हम किसी के प्रेशर में या दबाव में काम नहीं कर रहे हैं, हम तो यूनाइटेड नेशन से बात करके सारी चीजें कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये कि आर्मी चीफ ने जब ये बोल दिया कि भाई इलेक्शंस वगैरह करा, उसके बाद से जिस तरीके की एक अनईजीनेस यूनिस गवर्नमेंट की तरफ से दिखाई गई है, उससे एक बात ये भी समझ में आ रही है कि शायद ये लोग पावर नहीं छोड़ना चाहते। बहरहाल ये पूरा का पूरा जो इशू उठा है ये रखाइन कॉरिडोर वगैरह बनाने का, इसको सिर्फ फौज ने ही क्रिटिसाइज किया ऐसा भी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वहाँ पे, बांग्लादेश की जो नेशनल पार्टी है इन्होंने भी जो है वहाँ पे एक बीएनपी करके पॉलिटिकल पार्टी है, इन्होंने भी इसको क्रिटिसाइज किया है और साथ ही साथ उन्होंने भी इस आइडिया को सपोर्ट किया है कि भैया इलेक्शंस वगैरह जो है जल्द से जल्द करवा लिए जाने चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है, लगभग जो अगस्त में 1 साल होने को आ जाएगा तख्ता पलट हुए। अब इतने लंबे वक्त तक डेमोक्रेसी में ऐसे इंटरिम अनइलेक्टेड गवर्नमेंट्स नहीं जो है काम कर सकती, आपने इलेक्शंस करवा लेने चाहिए। तो ये सारा का सारा जो है मसला भी बना हुआ है और इससे 4 से 5 बातें निकल आती हैं। हो सकता है कि आने वाले वक्त में हमको और ज्यादा टर्बुलेंस बांग्लादेश में देखने के लिए मिले। हो सकता है कि एक पावर स्ट्रगल जो है वो शुरू हो जाए। हो सकता है आने वाले वक्त में और ज्यादा जो है प्रोटेस्ट देखने को मिले और जिस तरीके की फिर वहां से माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक्स की खबरें आती हैं शायद वो बढ़ जाएं।
ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। ये सारे इश्यूज़ वगैरह जो हैं आगे आ सकते हैं। अब इसका भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इंडिया इसको लेकर अब किस तरीके के एक्शंस लेता है, किस तरीके की मैनूवरिंग की जाती है, अब वो सारी चीज़ें देखने वाली चीज़ रहेगी। मगर ओवरऑल इससे एक बात समझ में आती है, बांग्लादेश में सब कुछ ठीक नहीं है और आने वाले वक्त में चीज़ें सही होती हुई तो कम से कम नहीं दिखाई दे रही हैं। चलें, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। तो अगले समाचार में हमको बात करनी है, यूट्यूब चैनल्स पे काफ़ी सारे बड़े-बड़े कंटेंट क्रिएटर्स और एक न्यूज़ एजेंसी है जिसका नाम है एएनआई, एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल। इनके बीच में लाइसेंस फ़ी को लेकर एक विवाद शुरू हो गया है, उसको हम लोग इस न्यूज़ में डिस्कस करेंगे। तो समाचार ये है कि रिसेंटली काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स पे इंडिया में कंटेंट क्रिएटर्स ने ये कंप्लेंट करी है कि एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल एएनआई ने उनको थ्रेटन किया है कि क्योंकि आप लोगों ने अपने चैनल पर जो कंटेंट बनाया है, उस कंटेंट को बनाने में आपने हमारी फुटेजेस वगैरह का इस्तेमाल किया है, आपने हमारी जो भी फुटेजेस यूज़ किए हैं और ये यूज़ करने के पहले आपने हमारे साथ में किसी तरीके का कोई लाइसेंसिंग एग्रीमेंट नहीं किया था, कोई अरेंजमेंट वगैरह नहीं, हमसे लाइसेंस वगैरह नहीं लिया था। तो अब आपने क्योंकि आपने वीडियोज़ में हमारी फुटेजेस वगैरह का इस्तेमाल किया है, तो हम आपके कंटेंट के ऊपर कॉपीराइट का क्लेम लगाएँगे। और जिन लोगों को यूट्यूब के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी है, उन्हें पता ही होगा कि कॉपीराइट क्लेम अगर आपके चैनल पर 3 आ जाते हैं 90 दिनों के अंदर-अंदर, तो फिर आपका चैनल जो है वो टर्मिनेट हो सकता है। अब अगर आप इससे बचना चाहते हो तो फिर इसके लिए आपको हमको कुछ पेमेंट देना पड़ेगा। एक तो आपको हमारे से जो है एक तो आपका जो भी सब्सक्रिप्शन फ़ीस होती होगी इनकी एएनआई वालों की, तो वो आपको लेना पड़ेगी, प्लस आपको कुछ लाइसेंस फ़ी पे करनी है, प्लस साथ ही साथ ये जो आपने बिना लाइसेंस फ़ी पे किए, जो आपने बिना ऑथराइज़ेशन के आपने हमारा फुटेजेस वगैरह का इस्तेमाल किया, उसके डैमेजेस वगैरह आपको पे करना पड़ेंगे, तब जो है आप हमारा कंटेंट इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं करोगे, तो फिर हम आपके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक्स लगा देंगे और 3 स्ट्राइक्स अगर आपके ऊपर आ गई, तो आपका चैनल जो है वो डिलीट कर दिया जाएगा। तो ये जो है एएनआई वालों ने बोला है। अब थोड़ा-सा एएनआई को भी डिस्कस कर लेते हैं कि एएनआई या फिर ये न्यूज़ एजेंसीज़ जो हैं वो क्या होती हैं, ये लोग क्या करती हैं। एएनआई का काम ये है या फिर बेसिकली जो न्यूज़ एजेंसीज़ होती हैं, इनका काम ये है कि ये लोग न्यूज़ रिपोर्टिंग करती हैं। कहीं पे कोई घटना हो गई तो उसकी रिपोर्टिंग वगैरह करी, उसके वीडियो बना लिए, फ़ोटोग्राफ़ी करी और इस तरीके से उस न्यूज़ से रिलेटेड जो भी आपका कंटेंट होता है फर्स्ट हैंड वो इनके पास में इकट्ठा हो जाता है। अब वो करते ये हैं कि जो लोग अलग-अलग आपके न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स वाले हैं, उनको फिर वो जो भी अपने एक सर्टेन फ़ीस वगैरह चार्ज करते हैं, उसके एवज़ में वो आपको ये सारा का सारा जो न्यूज़ रिपोर्टिंग में फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी ये सारा जो फुटेजेस वगैरह है वो प्रोवाइड कराते हैं। और इस फुटेजेस वगैरह के साथ में फिर आप अपने न्यूज़ चैनल पे अपनी न्यूज़ चला सकते हो और आपका अगर न्यूज़पेपर है तो फिर फोटोग्राफ्स वगैरह के साथ में या फिर इन फुटेजेस में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है उसके बेसिस पे आप अपनी न्यूज़ छाप सकते हो। इस तरह से काम चलता है, न्यूज़ एजेंसी इस तरह से काम करती हैं। अब यूट्यूब पे क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि करंट अफेयर से रिलेटेड काफ़ी सारे जो हैं कंटेंट क्रिएटर्स हैं एंड इस तरीके और भी इस तरीके का जो है काम वगैरह करते हैं, तो इसमें से काफ़ी लोगों ने शायद इनकी फुटेजेस वगैरह का यूज़ किया है। अब इनका कहना यह है कि क्योंकि आपने हमारी फुटेजेस इस्तेमाल कर ली, चाहे वो 1 सेकंड की हो, 10 सेकंड की हो, डज़न्ट मैटर, बट आपने हमारा कंटेंट हमसे बिना ऑथराइज़ेशन के लिया है। तो फिर भैया आप जो है हमको पेमेंट वगैरह करिए, नहीं तो हम लोग आपके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक लगा देंगे। अब इन्हीं में एक क्रिएटर है जिनका नाम है मोहक मंगल। इन्होंने इसके ऊपर एक वीडियो बना के डाला है जिसमें उन्होंने एएनआई का जो ये पूरा इश्यू है इसके ऊपर अपना पक्ष रखा है। इनका कहना ये है, मोहक मंगल साहब का कहना इनकी वीडियो में ये है कि उनसे 48 लाख रुपीस प्लस जीएसटी जो है मांगे गए हैं एनुअल लाइसेंसिंग फीस के तौर पर। और वो इस पर्टिकुलर चीज़ का जो है विरोध करते हैं। एएनआई के से पहले तो एएनआई ने उनके कंटेंट के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह भेजी होगी, फिर कॉन्टैक्ट उन्होंने किया उन लोगों से, तो उन्होंने बोला कि भाई आप 48 लाख रुपीस प्लस जीएसटी जो है एनुअल लाइसेंसिंग फीस के तौर पर आप पे करिए, तब तो हम लोग जो है ये कॉपीराइट स्ट्राइक हटाएँगे, नहीं तो अभी हम आपको आपके कंटेंट के ऊपर और अगर आपने हमारी फुटेजेस यूज़ करी होंगी तो कॉपीराइट लगाएँगे और फिर आपका जो चैनल है वो टेक डाउन हो सकता है। ऐसा इन्होंने अपने वीडियो में एक वीडियो बनाया है, उसमें उन्होंने ये सारी बात समझाई है। आगे ये कहते हैं दिस एक्शन वायलेट्स क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड सेट्स अ रॉन्ग प्रेसिडेंट। एंड ये सारी बातें इन्होंने कही हैं एक लेटर में जिसको उन्होंने मिनिस्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अश्विनी वैष्णव को लिखा है। तो इन्होंने एक तो अपना वीडियो बनाया जिसमें इन्होंने सारी चीज़ समझाई, प्लस साथ ही साथ आपके इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर को ये लेटर लिख के ये बोला है कि इस तरीके की चीज़ें दो बातें कर रही हैं। एक तो क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो है उसके ऊपर उसको कहीं ना कहीं वायलेट कर रही हैं। दूसरा ये एक बड़ा रॉन्ग प्रेसिडेंट जो है वो सेट किया जा रहा है कि इस तरह से आप कॉपीराइट स्ट्राइक लगाकर अगर चैनल डिलीट करवा सकते हो तो इसके एवज में फिर आप कितने भी पैसे मांग लो, किसी को भी इस तरीके से आप जो है प्रेशराइज कर सकते हो। ये चीज़ जो है वो ठीक नहीं है एंड इसके ऊपर जो है कोई एक्शन वगैरह लिया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको कहा कि 3 स्ट्राइक्स अगर 90 दिनों के अंदर आ गई आपके ऊपर, तो फिर चैनल जो है वो टर्मिनेट हो जाता है।
एंड इस पर्टिकुलर प्रेशर के चलते कॉपीराइट होल्डर्स इस तरीके से आपके जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके साथ में ऐसे फोर्स निगोशिएटेड सेटलमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। अब मोहक मंगल का जो ये वीडियो है मैंने खुद भी बैठ के देखा था। इस वीडियो में फिर काफ़ी सारे लोगों ने, जो काफ़ी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, उन्होंने भी कमेंट किए हैं और उन्होंने भी इनका सपोर्ट किया है। कई लोगों ने ये बोला है कि उनको भी इसी तरीके के एक्सपीरियंसेस हुए हैं। इनका वीडियो आने के बाद में और भी लोगों ने फिर अपने वीडियोस वगैरह में बताया है कि भाई उनसे भी इसी तरीके की सिमिलर डिमांड्स वगैरह की गई थी। इनफैक्ट ये मोहक मंगल साहब ने अपने वीडियो में एक यूट्यूबर के बारे में भी बताया है जो काफ़ी बड़े क्रिएटर हैं, नाम तो खैर नहीं लिया, मगर ये बताया है कि उनसे भी लगभग 50 लाख रुपए के करीब जो है मांगे गए हैं। इस तरीके की चीज़ें जो है बताई गई हैं। अब यहाँ पर इनका कहना यह है कि ऑल्दो एक तो मैं जो फुटेज इन्होंने इस्तेमाल किया था वो बहुत कम टाइम ड्यूरेशन का था, कुछ सेकंड्स का था, और दूसरा ये कि ये जो पूरा का पूरा फुटेज इस्तेमाल है ये फेयर यूज की पॉलिसी में आता है, तो कायदे से तो उनके ऊपर स्ट्राइक आनी नहीं चाहिए थी, और अगर आई भी है तो फिर इसको हटना चाहिए, क्योंकि ये जो उन्होंने फुटेज वगैरह अगर इस्तेमाल की भी है तो वो फेयर यूज के तहत में करिए। थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यूट्यूबर सच एज मिस्टर मंगल whose video on his experience receiving such a demand got 4 million views in 2 days said that the footage his channel used was very brief and amounted to fair use। वही बात की जो मैंने कही कि एक तो फुटेज जो मैंने इस्तेमाल करी है वो बहुत कम ड्यूरेशन की थी, और दूसरा ये जो यूज है ये फेयर यूज की कैटेगरी में आ जाता है। अब फेयर यूज का मतलब क्या होता है? तो फेयर यूज का मतलब होता है कि अगर कोई कॉपीराइटेड मटेरियल है, कॉपीराइटेड मटेरियल का मतलब कि किसी व्यक्ति के पास में उसका एक एक्सक्लूसिव कॉपीराइट है और उसकी परमिशन के बिना उसके मटेरियल का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर इस तरीके के कॉपीराइट मटेरियल का इस्तेमाल आप कुछ इस तरीके से करते हैं कि कॉपीराइट फ्रेमवर्क को या फिर कॉपीराइट से रिलेटेड जो भी लॉज वगैरह बने हुए हैं उनका वायलेशन नहीं होता, उनका इन्फ्रिंजमेंट नहीं होता, तो फिर ये जो चीज है वो फेयर यूज की कैटेगरी में आ जाती है। अब ये सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि मैंने बोला कि भाई पर्टिकुलर चीज है, इसके ऊपर मेरा कॉपीराइट है, अब अगर आपने इसका इस्तेमाल करना है तो आपको मेरे से परमिशन लेना पड़ेगी या लाइसेंस लेना पड़ेगा, मेरा ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं तो, और इसके बिना अगर आप करोगे तो फिर मैं जो है आपके खिलाफ कॉपीराइट का क्लेम लगा सकता हूँ। इसी में अब अगर किसी ने उस कंटेंट का इस्तेमाल मेरी परमिशन के बिना किया, मगर इस तरह से किया कि कॉपीराइट फ्रेमवर्क को लेके जो पूरा कानून बना हुआ है, कॉपीराइट को लेके आपको पूरा का पूरा जो लॉज वगैरह बने हैं वो वायलेट नहीं होते हैं, तो ये चीज आपका फेयर यूज कहलाती है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा तो इसको हम लोग और क्लियर डिटेल में समझते हैं। इंडिया में या फिर इंडिया के जो आपके कानून है उनमें फेयर यूज किसको माना गया? अगर कोई कॉपीराइटेड मटेरियल है और उसका इस्तेमाल कोई व्यक्ति अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहा है, या फिर अगर उस मटेरियल का क्रिटिसिज्म करने के लिए कर रहा है या उसका रिव्यू करने के लिए कर रहा है, किसी कोर्ट केस में अगर वो अपने फेवर में उस पर्टिकुलर चीज को रिप्रोड्यूस करता है उस कंटेंट को, या फिर अगर किसी करंट इवेंट की रिपोर्टिंग कर रहा है या फिर किसी करंट अफेयर को जो एक्सप्लेन करने के लिए अगर वो इसका इस्तेमाल करता है, चाहे और इंक्लूडिंग रिपोर्टिंग ऑफ अ लेक्चर डिलीवर्ड इन पब्लिक, तो ये सारी चीज, कोई लेक्चर वगैरह अगर वो बना के पब्लिक में अगर वो डिलीवर कर रहा है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है फेयर यूज की कैटेगरी में आती हैं। भारत का जो कॉपीराइट एक्ट 1952 बना हुआ है उसके सेक्शन 52 के तहत में। तो मिस्टर मोहक मंगल जो है इनका कहना यह है कि एक तो मैंने बहुत कम ब्रीफ फुटेज इस्तेमाल करी है, प्लस फिर वही बात कि मैं इनमें से किसी ना किसी कैटेगरी में तो आ ही जाएगा, करंट इवेंट्स या करंट अफेयर्स एक्सप्लेन कर रहा था तो उसमें जो है मैंने इस्तेमाल किया, तो इस कायदे से ये जो है फेयर यूज में आना चाहिए। और क्योंकि ये फेयर यूज में आ रहा है तो फिर भाई मेरे ऊपर स्ट्राइक वगैरह नहीं होनी चाहिए, और ये एक अच्छी चीज नहीं है कि ऐसे आप जो है क्रिएटर्स को कॉपीराइट स्ट्राइक भेजो और ये सारी चीजें। अब जब से इन्होंने ये बात कही है तो फिर काफी सारे, जैसे मैंने बोला कि दूसरे भी क्रिएटर्स निकल कर आ गए हैं। अब ये जो यूट्यूब में इस तरीके के पूरे आप जो क्रिएटर्स की कम्युनिटी है उनका सपोर्ट भी इनको मिल रहा है, काफी लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। इसी तरीके से एएनआई वालों ने भी अपना पक्ष रखा है कि हम लोग भाई बहुत मेहनत से जो पूरी रिपोर्टिंग करते हैं और पूरी हमारे पूरा इसमें काफी पैसा लगता है, रिपोर्टर्स को हम लोग तनख्वाहें देते हैं, इक्विपमेंट्स मेंटेन रखना पड़ते हैं और उसकी मदद से हम लोग ये फुटेजेस वगैरह बनाते हैं, सब लेकर आते हैं। न्यूज चैनल वालों को भी अगर हम देते हैं तो हम उनको अल्टीमेटली उनसे एक फीस चार्ज कर रहे हैं, न्यूज़पेपर भी अगर हमसे सारा कंटेंट ले रहा है तो हम उसकी भी एक फीस चार्ज कर रहे हैं। तो हमारा भी जो है एफर्ट लगा है, मेहनत लगी है, खून पसीना लगा है, ऐसे आप अगर हमारा कंटेंट इस्तेमाल करो, अल्टीमेटली आप उससे फिर पैसा बना रहे हो और हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, तो ये चीज तो ठीक नहीं है ना। ये उन लोगों का पक्ष है। तो दोनों अपनी अपनी जगह पर जो अपने पक्ष रख रहे हैं, दोनों को सपोर्ट भी मिल रहा है, क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है, और ये बात अभी फिर आगे बढ़ेगी। और मे भी अगर ये मैटर ज्यादा तूल पकड़ता है तो मे भी शायद इसके बाद कॉपीराइट एक्ट जो है 1952, इसमें शायद कुछ सुधार हमको देखने को मिले। फेयर यूज क्या है क्या नहीं है, कितना आप कंटेंट कॉपीराइट इस्तेमाल कर सकते हो नहीं कर सकते, किस कंडीशन में स्ट्राइक लगाई जा सकती है नहीं लगाई जा सकती, ये सारी चीजें भी निकल कर आए। और मे भी ये जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स हैं इनके भी शायद कुछ राइट्स वगैरह के प्रोटेक्शन को लेकर कुछ कानून बने, कुछ रेगुलेशंस, कुछ गाइडलाइंस वगैरह निकल कर आए। बहरहाल अभी तो ये पूरा का पूरा मैटर डेवलप हो रहा है, मगर क्योंकि ये फेयर यूज वर्ड जो है अब यहाँ से काफी ज्यादा न्यूज में रहेगा, तो इसलिए अपने को जो है ध्यान रखना है कि ये 1952 का जो ये कॉपीराइट एक्ट है उसके सेक्शन 52 के तहत में अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो ये फेयर यूज की कैटेगरी में आ जाता है। और सिंपल भाषा में बोला जाए फेयर यूज का मतलब क्या है, तो कॉपीराइट कंटेंट का ऐसे इस्तेमाल करना कि वो कॉपीराइट लॉज को वायलेट ना करता हो, उनका इन्फ्रिंजमेंट ना करता हो। अब इस पूरे मैटर के ऊपर यूट्यूब से जब उनसे पूछा गया कि भाई ये पूरा जो मैटर है ये क्या, इस पे आपकी क्या राय है, आपका क्या स्टैंड है, तो इस पर यूट्यूब के जो ऑफिशियल्स थे या उनके जो स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने
जो स्टेटमेंट दी है वो भी बात को भी डिस्कस करना जरूरी है। वी वर्क हार्ड टू बैलेंस द राइट्स ऑफ कॉपीराइट होल्डर्स विद द क्रिएटिव परस्यूट ऑफ द यूट्यूब कम्युनिटी, यूट्यूब स्पोक पर्सन सेड। तो इन्होंने बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दिया है कि भाई हमारी जो पूरा का पूरा कोशिश है वो यही है कि जो कॉपीराइट होल्डर्स हैं उनके भी राइट्स जो हैं वो उनकी भी प्रोटेक्शन हो सके, और साथ ही साथ जो यूट्यूब कम्युनिटी में जो क्रिएटिव परस्यूट्स हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनका भी किसी तरीके का हरासमेंट ना हो, दोनों के बीच में जो है एक बैलेंस बना के रखा जा सके। कॉपीराइट होल्डर्स का जो कंटेंट है उसका इस्तेमाल ऐसा ना हो कि भाई बिना कोई उनकी मर्जी के कर सके, बट एट द सेम टाइम क्रिएटिव परस्यूट्स के लिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए उसका फेयर यूज भी जो है हो सके, इसके बीच में एक बैलेंस बना रहा है। हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं इस चीज की। इट इज नॉट अप टू यूट्यूब टू डिसाइड हु ओन्स द राइट्स टू कंटेंट, which is why we give copyright holders tools to make copyright claims and uploaders tools to dispute claims that are made incorrectly। तो आगे इनका कहना यह है कि YouTube जो है वो सिर्फ एक मीडियम है जिसकी मदद से आप अपना सारा कंटेंट वगैरह जो है विजुअल फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में आप अपलोड कर सकते हो। अब हम लोग कोई नहीं होते ये डिसाइड करने वाले कि ये जो कंटेंट है इसके ऊपर राइट किसका है, कौन जो है इसके ऊपर राइट रखता है, किसका जो है कॉपीराइट है। इसलिए हम लोगों ने ये किया है कि जो आपके कॉपीराइट होल्डर है हमने उनको ये टूल दे रखा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई कहीं पर आपके कंटेंट का अनऑथराइज इस्तेमाल हो रहा है तो फिर आप कॉपीराइट क्लेम जो है वो लगा सकते हो। और एट द सेम टाइम वो जो अपलोडर्स हैं उनको भी हम लोगों ने ये टूल दे रखे हैं कि अगर आपके ऊपर इस तरीके का कोई कॉपीराइट क्लेम लगाता है तो आप जो है उसको कंटेस्ट कर सकते हो कि भाई ये जो क्लेम है वो गलत लगाया गया है या मेरा जो इस्तेमाल है वो फेयर यूज की कैटेगरी में आता है, मुझ पर कॉपीराइट क्लेम नहीं लगना चाहिए, इस तरीके से। और उसके बाद में फिर जो है पूरी प्रोसेस है जिससे ये डिसाइड किया जाएगा कि कॉपीराइट क्लेम सही है या नहीं है। तो पॉइंट ये है कि इस तरीके से हम तो दोनों के जो राइट्स हमको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, हम अपनी तरफ से ये डिसाइड नहीं करते ना, हम कर सकते हैं कि ये किसका जो है किसका एक्चुअल में जो है कंटेंट के ऊपर राइट है। कोशिश हमारी पूरी रहती है कि हम लोग बैलेंस बना के रखें। इसीलिए दोनों के पास में जो पक्ष ये बोल रहा है कि कॉपीराइट जो है हमारा इस मटेरियल के ऊपर है उसको भी हमने एक पावर दे रखी है, एक टूल दे रखा है कि भाई आप अपना क्लेम लगा सकते हो कॉपीराइट का, और जिसके ऊपर लगाया गया उसको भी पावर या टूल दे रखा है कि आप उस क्लेम को डिस्प्यूट कर सकते हो। और अल्टीमेटली फिर उसके बाद एक प्रोसेस है जिसकी मदद से उसके ऊपर हम लोग डेटा लेंगे। तो ये तो जो है आपकी पूरी न्यूज हो गई। अब यहाँ से क्वेश्चन वगैरह क्या क्या बनते हैं, तो यही क्वेश्चन अपना बनकर तैयार होता है कि फेयर यूज क्या है और भारत में ये फेयर यूज वगैरह किस एक्ट के तहत में आता है। तो जवाब हो जाएगा कॉपीराइट एक्ट। और कॉपीराइट एक्ट के तहत में फेयर यूज किन किन चीजों को माना गया है, तो किसी भी कॉपीराइट मटेरियल का पर्सनल इस्तेमाल, क्रिटिसिज्म, रिव्यू, कोर्ट केस में प्रोडक्शन या फिर किसी लेक्चर वगैरह के लिए जो पब्लिक में आपको देना था उसके लिए आप इस्तेमाल कर लो, किसी करंट इवेंट या करंट अफेयर को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल कर लो। इन सारी चीजों में अगर आप यूज करते हो तो इसको आप कॉपीराइट एक्ट 1952 के सेक्शन 52 के तहत में एक्सेप्शन जो है माना गया है या फिर फेयर यूज की कैटेगरी में इसको रखा जाता है। बाकी तो न्यूज डेवलपिंग स्टेट में है, जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो उसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं वो हमको आगे पता चलेंगे, पर वो मैं आपके साथ में जैसे जैसे ये डेवलप होगी और इसमें बातें निकल कर आएंगी तो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। अभी के लिए करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए सिर्फ इतने ही काम का है। चलें नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। और ये समाचार जितने भी अपकमिंग वनडे एग्जामिनेशंस हैं, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, रेलवे का एनटीपीसी का पेपर हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम की न्यूज़ है। एक एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है, तो देखते हैं। ऐसा समाचार यह है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल टू ओपन कैंपस इन इंडिया। लिवरपूल यूनिवर्सिटी भारत में अपना कैंपस खोलने वाली है, ये आपका समाचार है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, presiding over handover of a letter of intent to the University of Liverpool to set up a campus in Bengaluru, said it reaffirmed India's emergence as trusted partner in global higher education। तो एक सेरेमनी हुई होगी जिसमें आपके जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं इन्होंने सेरेमनी को प्रिसाइड किया, और इस सेरेमनी में लेटर ऑफ इंटेंट हैंडओवर किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल को, जिसके तहत में इनको परमिशन दी गई है कि बेंगलोर में या बेंगलुरु में अपना कैंपस जो है वो सेटअप कर सकते हैं। अब इसी मौके पर इन्होंने ये भी कहा है कि लिवरपूल यूनिवर्सिटी का इंडिया में कैंपस खोलना फिर इस बात की तरफ एक इशारा है कि या रीअफर्मेशन है इस बात का कि हम जो है दुनिया भर में ग्लोबल हायर एजुकेशन के ट्रस्टेड पार्टनर के ग्लोबल हायर एजुकेशन देने के लिए एक ट्रस्टेड देश के तौर पर, एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर हमारा जो है इमरजेंस हो रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल दूसरी ऐसी फॉरेन यूनिवर्सिटी है जिसको इस तरीके का कोई एक लेटर ऑफ इंटेंट जो है इशू किया गया है ताकि वो अपना यहाँ पर कैंपस जो है इंडिया में खोल सकें। अच्छा, ये जो लेटर ऑफ इंटेंट इशू किया जाता है इसको इशू कैसे किया जाता है, तो यूनिवर्सिटी गवर्निंग काउंसिल है, उनके अपने कुछ नॉर्म्स हैं या अपना कुछ एक रेगुलेशंस हैं जिसके तहत में सेटिंग अप एंड ऑपरेशन ऑफ कैंपस ऑफ फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया रेगुलेशंस 2023 के नाम से कुछ नियम बने हुए हैं। तो इस नियम या इस रेगुलेशन के तहत में जब आप लेटर ऑफ इंटेंट इशू करते हो किसी यूनिवर्सिटी को जो भारत के बाहर की है, तो उनको अधिकार मिल जाता है कि वो अपना कैंपस जो है इस देश में स्थापित करें, यहाँ पर फिर एडमिशंस वगैरह करें, यहाँ पे कोर्सेज वगैरह चलाएं, और इंडिया की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ में जिस तरह से आपकी एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी भारत में कोलैबोरेट करती है उसी तरह से कोलैबोरेशन करें, और एक दुनिया भर से फिर जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स आके पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन है लेने का पूरा मौका मिलता है, और इस तरीके से
काफ़ी फ़ायदा जो है दुनिया भर के जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जैसे अफ्रीका का कोई स्टूडेंट है, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था कि एक्चुअल में जो है वो आपका लंदन में जाके या फिर इंग्लैंड में जाके पढ़ सके, तो फिर वो इसके इंडियन कैंपस में एडमिशन ले लेगा। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाएगा, इस तरीके से आपको जो है मौके मिल जाते हैं। आगे मिस्टर प्रधान ने ये भी बोला कि it was another milestone in India's journey of deepening academic partnership with leading global universities and aspiration embedded in the education policy 2020। तो एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये बात कही गई थी कि भारत को कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके लीडिंग जो ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ में कोलैबोरेशंस और पार्टनरशिप्स, एकेडमिक पार्टनरशिप जो है वो की जाए। अगर हो सके तो भारत की यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस भी उन देशों में जाके खोले जाएँ और इन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को भी जो है इस बात के लिए मनाया जाए कि आप ना सिर्फ हमारे साथ एकेडमिक पार्टनरशिप करो, बट आप भी जो है अपने कैंपसेस वगैरह इंडिया में आके खोलो। ये सारी बातें एजुकेशन पॉलिसी 2020 में की गई थी। अब उसी पे आगे बढ़ते हुए ये जो लिवरपूल यूनिवर्सिटी का भारत में कैंपस खोलने की जो लेटर ऑफ इंटेंट जारी हो गया है, ये अपने आप में एक माइलस्टोन है। तो ये भी अपने को इससे ये भी समझ में आता है कि ये सारी बातें आपका एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जो पैरामीटर्स बताए गए हैं उसके बिहाफ पर की जा रही है। प्लस आगे इनका ये कहना है कि इनकी पूरी कोशिश रहेगी कि ये जो फोकस है, अब लिवरपूल यूनिवर्सिटी इंडिया में खुलेगी तो पूरा फोकस जो है इस यूनिवर्सिटी का इस बात पे रहे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन जो है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। खास तौर पर स्टेम रिलेटेड रिसर्च जो है जिसमें इनोवेशन वगैरह हो सकता है उस पर फोकस किया जाए। स्टेम का मतलब क्या होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, ये जो 4 फील्ड हैं, मैथ्स या फिर मैथमेटिक्स, इन 4 फील्ड्स में या इन 4 फील्ड से रिलेटेड या इन चारों के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड अगर कोई एरिया है जिसमें रिसर्च हो रही है, इनोवेशन किया जा रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वगैरह हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा जो फील्ड है इसको बोला जाता है स्टेम। इनका कहना यह है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल से एक्सपेक्टेड यही है कि वो स्टेम फील्ड जो है इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना योगदान देंगे इंडिया में रहते हुए, और इसका फायदा ऑब्वियस सी बात है पूरा जो आपका एक साइंस जो है उसको भी होगा, भारत को भी होगा और मानव जाति को भी जो है इसका फायदा हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से 2 क्वेश्चंस अपने बनकर तैयार होते हैं कि रिसेंटली जो है कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ में ये करार हुआ है कि वो अपना कैंपस जो है भारत में खोलेगी। जवाब होगा लिवरपूल यूनिवर्सिटी। दूसरा ये कि क्या लिवरपूल यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी है जो भारत में अपना कैंपस खोलने जा रही है? जवाब है नहीं, सेकेंड ऐसी फॉरेन यूनिवर्सिटी है जो भारत में अपना कैंपस खोलेगी। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि भैया पहली जो है यूनिवर्सिटी कौन सी थी? तो ये अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी कौन सी थी या कौन सी है जिसने इंडिया में जो है कैंपस खोला है या खोलने के लिए भारत सरकार के साथ में इस तरीके का करार किया। एक तो ये। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है कि ये जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज वगैरह कैंपस खोले हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ में एकेडमिक पार्टनरशिप वगैरह की जाए, सब क्यों किया जा रहा है? इसका जवाब है कि एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो है इसके बारे में बोला गया था और उसी लाइन पर जो है काम किया जा रहा है। तीसरा ये कि इस तरीके की यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को खोला गया तो खास तौर पे जो स्पेशल एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है? तो जवाब हो जाएगा स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। इन 4 फील्ड्स में या स्टेम इसको जो कंबाइन तौर पे बोला जाता है, स्टेम की जो फील्ड में रिसर्च और इनोवेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया गया। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। अगला समाचार यह है कि सिमंस डिलीवर्ड इंडियाज फर्स्ट 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। तो सिमंस जो एक जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी है जिसकी इंडिया में बड़ी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है, जो हैवी इंजीनियरिंग वगैरह में काफ़ी अमल दखल रखती हैं, इन्होंने भारत का पहला 9000 हॉर्स पावर जनरेट करने वाला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो है उसको लॉन्च कर दिया। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, लोकोमोटिव का मतलब होता है जो रेलगाड़ी का इंजन होता है उसको हम लोग लोकोमोटिव बोलते हैं। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला इंजन जो है उसको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बोला जाता है। तो भारत का पहला 9000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सिमंस के द्वारा लॉन्च किया गया। इन्होंने इसके जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं अपने नासिक, औरंगाबाद और मुंबई की फैसिलिटीज में डेवलप किए और इन सब की मदद से अल्टीमेटली ये 9000 हॉर्स पावर का शक्तिशाली लोकोमोटिव, शक्तिशाली इंजन जो है वो मैन्युफैक्चर कर दिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिसेंटली इस इंजन को फ्लैग ऑफ किया है। इसका नाम रखा गया है D9 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, D9 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। ना सिर्फ इंडियन रेलवे का मगर दुनिया के जितने भी आपके फ्रीट लोकोमोटिव्स हैं ये उनमें वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फ्रीट लोकोमोटिव है। याद रखिएगा, फ्रीट लोकोमोटिव का मतलब क्या? जो मालगाड़ियों के इंजन होते हैं उनकी बात हो रही है। मालगाड़ी ढोने के लिए जो इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं, तो इनको बोला जाता है फ्रीट लोकोमोटिव। तो दुनिया के, ना सिर्फ इंडिया का मगर दुनिया के जो सबसे पावरफुल फ्रीट लोकोमोटिव्स हैं उसमें ये D9 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो है शामिल है। और प्राइम मिनिस्टर ने इसको फ्लैग ऑफ इंडियन रेलवे की अपनी एडवांस फैक्ट्री है गुजरात के दाहोद में, वहां से किया। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको बनाने में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, सिमंस का कहना यह है कि उसमें से 90% टेक्नोलॉजी जो है वो भारत में डेवलप की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर भले एक
विदेशी कंपनी है जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करती है, मगर अगर उसने यहाँ पर अपनी टेक्नोलॉजीज वगैरह जो भी डेवलप करी हैं, अब इस लोकोमोटिव को बनाने में उन टेक्नोलॉजी जितनी भी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हो रही हैं उसका 90% अगर टेक्नोलॉजीज इंडिया में बनाई गई हैं, 90% के करीब जो भी आपकी इंजीनियरिंग है वो सारी इंडिया में की गई है, तो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि सीमेंस अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंडियन रेलवे को ये इंजन सप्लाई करेगी, दूसरे देशों को भी जो है इनको एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो इससे इंडिया का भी नाम होगा और हमारा जो पूरा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसको भी एक बूस्ट मिलेगा। अब इस न्यूज़ में से जो क्वेश्चंस बनेंगे उनको डिस्कस करने के पहले मैं आपको इसकी फोटोग्राफ दिखाता हूँ कि ये कितना अच्छा लग रहा है इंजन। देखिए, ये अपना 9000 हॉर्स पावर जनरेट करने वाला डीजल इलेक्ट्रोमोटिव D9, देख लीजिए इतना खूबसूरत इंजन है और उतना ही पावरफुल है। जाहिर सी बात है अब इसकी मदद से दो चीज़ें होंगी। 9000 हॉर्स पावर का मतलब हो गया कि हम लोग ज़्यादा मात्रा में जो है माल ढो सकते हैं, मालगाड़ी में ज़्यादा डब्बे लगाए जा सकते हैं एंड ज़्यादा तेज़ स्पीड पर भी जो है इसको चलाया जा सकता है। खैर, अब क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या बनेंगे, तो पहला तो यही बनेगा कि रिसेंटली जो 9000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव डेवलप किया गया है, डिलीवर किया गया, किसने बनाया है, याद रखना है सिमंस ने। सिमंस कौन है? एक जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी है। दूसरा ये कि इसका नाम क्या रखा गया, तो D9 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। और तीसरा क्वेश्चन जो है या तीसरा जो पॉइंट है जो MCQ में इस्तेमाल किया जा सकता है वो ये है कि आपको एक पॉइंट दे दिया जाएगा कि भाई ये जो रिसेंटली D9 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सीमेंस ने बनाया है ये दुनिया का सबसे पावरफुल फ्रीट लोकोमोटिव है, तो जवाब हो जाएगा नहीं, सबसे पावरफुल फ्रीट लोकोमोटिव्स में से एक है, सबसे पावरफुल, मोस्ट पावरफुल नहीं, बट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है। दूसरा ये कि इसकी जो सारी टेक्नोलॉजी है वो भारत में बनाई गई है, तो इसका भी जवाब हो जाएगा कि नहीं, ये सारी नहीं मगर लगभग 90% जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो भारत में बनाई गई है। तो या फिर इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मोर देन हाफ ऑफ द टेक्नोलॉजीज यूज्ड टू मेक दिस लोकोमोटिव हैव बीन आर इंडिजिनस और आर मेड इन इंडिया, तो इसका जवाब हो जाएगा हाँ, ये बात सही है। 90% तो जो है आपका आधे से बहुत ज्यादा होता है, तो ये भी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है पूछा जा सकता है। इतने कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ से बनकर तैयार होते हैं और ये अपने को याद रखना है। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम लोग 28 मई 2025 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें और मेहनत करते रहें। थैंक यू, जय हिंद।